नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण धरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के समाचारों की। गांव लखुवाली के नजदीक इंदिरा गांधी नहर में गुरुवार को चालक सहित एक कार नहर में गिर गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस गोताखोरों की मदद से कार में सवार लोगों की तलाश कर रही है। मेगा हाईवे स्थित गांव लखुवाली के पास से गुजरने वाली इंदिरा गांधी नहर में वीरवार सुबह चालक सहित कार नहर में गिर गई। राहगीर ने कार को नहर में गिरते देख इसकी सूचना लखुवाली चौकी पुलिस को दी। पुलिस ने गोताखोर बुलाकर नहर में कार व चालक की तलाश शुरू करवाई। वीरवार शाम तक कार नहर से बरामद हो गई थी, लेकिन अन्य कोई व्यक्ति नहर से बरामद नहीं हुआ था। शाम तक जेसीबी की मदद से कार को बाहर निकलवाने के प्रयास जारी थे। कार में कितने लोग सवार थे, फिलहाल यह भी नहीं पता चल पाया है। जानकारी के अनुसार सुबह करीब 11:15 बजे रावतसर की तरफ से एक व्यक्ति डिजायर कार को तेज गति से लाया और लखुवाली पुल के पास पहुंचते ही चालक ने कार को नहर में कूदा दिया। कार को नहर में गिरते वहां से जा रहे एक राहगीर ने देखा। इसकी सूचना पर लखुवाली चौकी पुलिस के अलावा ग्रामीण मौके पर पहुंचे। हालांकि यह नहीं पता चल पाया कि कार का चालक कौन था, न ही कार चालक के वारिस मौके पर आए। सूचना पर हनुमानगढ़ से पहुंचे नागरिक सुरक्षा आपदा विभाग के गोताखोरों को नहर में उतार कार व चालक की तलाश शुरू करवाई गई। जंक्शन स्थित वार्ड संख्या 16 के बासिंदों ने पेयजल सप्लाई सुचारू करवाने की मांग को लेकर गुरुवार को जलदाय विभाग के सहायक अभियंता कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। पेयजल की सुचारू सप्लाई न होने के विरोध में गुरुवार को जंक्शन के वार्ड संख्या 46 के बासिंदों ने जलदाय विभाग के सहायक अभियंता कार्यालय के समक्ष मटका फोड़ प्रदर्शन कर पेयजल सप्लाई सुचारू करवाने की मांग की। वार्डवासियों ने बताया कि विनय वाटिका गांधीनगर में स्थापित ट्यूबवेल पिछले 1.5 माह से बंद है। इस संदर्भ में जब सहायक अभियंता को अवगत करवाया गया तो उन्होंने ट्यूबवेल दोबारा बोर करवाने की बात कही। अब ट्यूबवेल बोर भी हो चुका है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों पर जानबूझकर डिलीवरी पाइप न जोड़कर मोहल्ले में पानी की सप्लाई नहीं करवाने का आरोप लगाते हुए कहा कि साधन संपन्न लोग तो दमकलों के माध्यम से पेयजल सप्लाई ले सकते हैं, परंतु गरीब व्यक्ति क्या करे। उन्होंने कहा कि 27 जुलाई को जब वे विभाग के आईएन से मिले तो उन्होंने 2 दिन में डिलीवरी पाइप लगाकर पेयजल सप्लाई सुचारू करने का आश्वासन दिया था, परंतु समस्या का समाधान कई दिन बीत जाने के बाद भी नहीं हुआ। इससे आक्रोशित वार्डवासियों को मजबूरी में धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि विनय वाटिका से जिन मोहल्लों में पेयजल सप्लाई होती है वो मोहल्ला कच्ची बस्ती में आता है। इसमें गरीब व मजदूरी करने वाले लोग निवास करते हैं। मोहल्ले में वाटर वर्क से पानी की सप्लाई सुबह 4 बजे से 5 बजे तक होती है। उस समय दिन भर थके हारे मजदूर उठ नहीं पाते और दोबारा सप्लाई न होने और इतनी प्रचंड गर्मी में वार्डवासी पेयजल जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित हैं। विरोध प्रदर्शन कर रहे वार्डवासियों ने समस्या समाधान न होने तक धरने पर ही बैठे रहने की चेतावनी दी। इस पर सहायक अभियंता ने ठेकेदार से बात कर सोमवार तक समस्या समाधान का आश्वासन दिया। इस पर वार्डवासियों ने धरना उठाया। इस दौरान नगर परिषद की पूर्व उप सभापति नगीना बाई, महेंद्र कुमार, जय किशन, प्रेम कुमार, कन्हैया लाल, विजय शोभरा सहित कई वार्डवासी मौजूद थे। यहाँ पे पानी की बहुत भयंकर समस्या है। वो 4 बजे पानी खोला जाता है, जिसमें कोई भी गृहिणी औरत हो, दिहाड़ी मजदूरी करने वाला हो, गवर्नमेंट सर्वेंट हो, 4 बजे पानी भरने के लिए उसको 3:30 बजे उठना पड़ता है और 4 बजे का विश्वास भी नहीं हो, 4:15, 4:30 उसको वेट करना पड़ता है। ना तो वो कोई कार्य पे जा सकता है, ना ही कुछ कर सकता है। ये विनय वाटिका के अंदर एक मोटर लगी हुई है, वो खराब हो गई थी, उसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। उसको सही हुए कम से कम 1.5 से 2 महीने हो चुके हैं। ओनली उसके अंदर एक मोटर और पाइप डालने हैं, बाकी कुछ नहीं करना है। एन साहब और ठेकेदार से ओनली आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिल रहा। अभी लास्ट में भी बोला गया था कि बुधवार को आपको 101% पानी मिल जाएगा, जो कि बुधवार भी निकल चुका है। गुरुवार को हमने सभी वार्डवासियों ने, जिसके अंदर आपके 50 नंबर, 49, 16 पूरा गांधीनगर पूरा एरिया आता है, आगे वाटर वर्क्स के अंदर धरना दिया गया है और फिर आश्वासन दिया गया है। 2 दिन का टाइम मांगा गया है। अब देखो 2 दिन के अंदर क्या होता है। टाउन के वार्ड संख्या 31 के बासिंदों ने नगर परिषद पर अतिक्रमण हटाने के मामले में भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन को ज्ञापन सौंपा।
अतिक्रमण हटाने के मामले में नगर परिषद पर कथित रूप से भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए टाउन के वार्ड संख्या 31 के बाशिंदों ने गुरुवार को जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन को ज्ञापन सौंपा। वार्ड वासियों का कहना है कि नगर परिषद ने बिना नोटिस दिए मोहल्ले के कई घरों के आगे बने सेफ्टी टैंक और पानी की टंकियां तुड़वा दी, जबकि कई घरों को मोहलत देकर उन्हें स्वतः ही कब्जे हटवाने के लिए पाबंद कर दिया। वार्ड वासियों ने कहा कि इस संदर्भ में नगर परिषद कार्यालय में सूचना देने के बावजूद मोहल्ले में कई घरों के सामने से जानबूझकर कब्जे नहीं हटवाए गए। वार्ड वासियों ने आरोप लगाया कि कई लोगों ने नगर परिषद की टीम से मोहलत मांगने के बावजूद वार्ड वासियों की एक नहीं सुनी और घरों के आगे जबरन तोड़फोड़ शुरू कर दी। वार्ड वासियों का कहना है कि जेसीबी से घरों के बाहर बने सेफ्टी टैंक्स को तोड़ दिया गया, जिससे मोहल्ले में गंदगी फैल गई। सड़क निर्माण का हवाला देकर नगर परिषद ने घरों के सामने पड़ी टंकियों को भी अतिक्रमण की श्रेणी में मानते हुए उन्हें भी तोड़ दिया। इससे वार्ड वासियों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। वार्ड वासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप भेदभावपूर्ण रवैया न अपनाते हुए कब्जे हटवाने की मांग की है। नगर गली नंबर 1 का निवासी हूँ। तो हमारे यहाँ पर अतिक्रमण चल रहा था, सारी चौकियाँ तोड़ दी गई हैं और जो ये पड़ोसियों की है उनकी भी तोड़ दी, लेकिन जो वो है उनके पड़ोसी उनके अतिक्रमण में कुछ भी नहीं तोड़ा गया। सोचते हैं हमारे साथ भेदभाव ना किया जाए। कारण ये रहा कि जो वार्ड पार्षद है वो उनके पक्ष ले रहे हैं, तो वो कहता है कि हम तो ये नहीं होने देंगे। इससे पहले सर नगर पालिका में जाके आए थे, अब यहाँ कलेक्टर साहब के आके ज्ञापन देना है। मैं सूर्यनगर गली नंबर 1 का निवासी हूँ, वार्ड नंबर 31। मैं थोड़ा सा अतिक्रमण को लेकर आया हूँ और जैसे मेरी ये मांग है कि जैसे हमारा जो वार्ड मेंबर हैं उसको लेके जैसे अपने चाहितों को तो यानी पक्ष कर रहा है और हमें निपक्ष कर रहा है। हम ये चाहते हैं के साथ एक और भेदभाव न हो। जो अतिक्रमण है सर उसे हटाया जाए। तो नगर पालिका में गए थे, हमारी मांग की कलेक्टर साहब मांग करने के लिए है कि हमारे साथ भेदभाव ना किया जाए। तो जो वार्ड पार्षद है ना सर, उसके कारण हो रहा है कि वार्ड पार्षद वो अपने चाहितों के पक्ष ले रहा है, उनका कुछ नुकसान नहीं करवाया। जो हमारा था सर, हमारा काफ़ी नुकसान हुआ है, उसको लेकर काफ़ी गुस्से में। जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन के नाम से सोशल मीडिया पर फर्जी लेटर वायरल करने के आरोप में जंक्शन पुलिस ने गांव भनाई के एक युवक को गिरफ्तार किया है। कारगिल शहीद दिवस को लेकर जिला कलेक्टर के हस्ताक्षर युक्त व डिस्पैच नंबर वाला फर्जी लेटर सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में गिरफ्तार युवक को जंक्शन पुलिस ने गुरुवार को न्यायालय में पेश किया। यहां से मजिस्ट्रेट ने आरोपी पवन बन्ना पुत्र बजरंग सिंह राजपूत निवासी भनाई पुलिस थाना भादरा को पुलिस अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए। रिमांड अवधि के दौरान पुलिस आरोपी से मामले के संदर्भ में पूछताछ कर रही है। मामले की जाँच कर रहे उप निरीक्षक लालचंद सोखल ने बताया कि आरोपी को बुधवार रात गिरफ्तार कर उसके कब्जे से कंप्यूटर सेट भी जब्त किया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। उल्लेखनीय है कि 26 जुलाई को सोशल मीडिया व्हाट्सएप पर जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट कार्यालय के नाम से एक फर्जी पत्र वायरल हुआ था। इस लेटर में कारगिल दिवस पर सभी को अपने अपने घर की छत पर मोमबत्ती जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने और उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से दुआ करने के साथ ही भारत माता के जयकारे लगाने की बात लिखी हुई थी। इस फर्जी लेटर के वायरल होने के बाद जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने उनके फर्जी हस्ताक्षर व फर्जी डिस्पैच नंबर अंकित कर इस संदर्भ में किसी भी प्रकार का कोई आदेश जारी नहीं करने की बात कही थी। जिला कलेक्टर ने इस मामले में एसपी को पत्र लिखकर फर्जी लेटर वायरल करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा था। कलेक्टर ने आमजन से इस पत्र को आगे फॉरवर्ड नहीं करने की अपील की थी। इसके बाद जंक्शन पुलिस ने जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय से मिली डाक के आधार पर मंगलवार देर शाम को अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 419, 465, 466, 471, 473, 475 के तहत मामला दर्ज कर जाँच आरम्भ की थी, जिसमें उक्त युवक को गिरफ्तार किया गया। मुकदमा नंबर 403 में जो श्रीमान डीएम साहब के आदेश से दर्ज हुआ है, उसमें तलाश करके मुलजिम पवन सिंह सन ऑफ बजरंग सिंह जो बनाई गांव का है उसको गिरफ्तार किया। तो उसने ये क्या बचपने में मैंने किया है और जो शहीद दिवस था उसके ऊपर वो अपनी भावनाएं प्रकट करना चाहता था, इसलिए वो श्रीमान जिलाधीश महोदय की मोहर और पत्र का ऊपर जो हेडिंग है उसको यूज किया। और इसमें हमारे केंद्र प्रताप जी IT सेल के, उनका भी पूरा सहयोग रहा। वो हमारे मुझे पकड़ने तक सहयोग उनका रहा है। जयपुर के अंदर ब्लूप्रिंट का काम करता है और ये अपने बनाए में कम रहा है और अपने ननियाल और जयपुर में ज्यादा रहा है। ब्लूप्रिंट का जो वर्क है ब्लॉक का, वो काम करता है। जंक्शन पुलिस ने लड़की की आवाज में बात कर लोगों को परेशान करने वाले एक युवक को शांति भंग की आशंका में गिरफ्तार किया है।
जंक्शन पुलिस ने शांति भंग की आशंका में एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जंक्शन की सुरेशिया बस्ती का रहने वाला आरोपी राहुल नामक युवक लड़कियों की आवाज में अनजान लोगों से बात कर उन्हें परेशान किया करता था। राहुल लड़की बनकर लोगों से सोशल मीडिया पर चैट करता था और उन्हें गलत मैसेज भेजने की बात कहकर डराता और धमकाता था। पुलिस ने बताया कि राहुल ये सब खुद के मनोरंजन के लिए किया करता था। जंक्शन थाना की एसआई श्रीमती विशु वर्मा ने बताया कि आरोपी राहुल अनजान लोगों को धमकाकर उनसे रुपयों की डिमांड भी करता था। जंक्शन पुलिस ने शिकायत के आधार पर युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। मेरे घर का गलत इस्तेमाल करके नाम एक लड़की का गल करिए जो पैसे मांगे पापा का नंबर दिया कहते मैं लड़की को दी है मुकदमा करवाया जिसमें वो घोटाले वाला लड़का उससे मांगे नहीं जानकार नहीं है जी हमारे घर की लेडीज का नाम यूज करके ताकि पापा का नंबर यूज करके कुलदीप सिंह निवासी जिस यानी एक परिवार की कि एक आदमी है जो लड़कियों के आवाज में बात करता है और उससे हमारे पास आया था कि हम ठेकेदार का काम करते हैं हमारे पास दिहाड़ी के लिए आया कि चुनाई पे मुझे कि हमने मेरे पापा के नंबर दिए उसे बाद में वो लड़कियों की आवाज फोन करके पापा के नंबर दे के कहता है कि मैं उनकी बेटी बोल रहा हूँ इस टाइप से वो ब्लैकमेल करता है पैसे लेता है लड़कियों की आवाज और अभी वक्त है ब्रेक का। हाजिर होता हूं छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, सो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। देश भर में लॉकडाउन के चलते बंद पड़े जिम 5 अगस्त से खुलेंगे। केंद्र सरकार के आदेशों को सराहनीय बताते हुए स्थानीय जिम संचालकों ने खुशी का इजहार किया है। अनलॉक 3 की प्रक्रिया में केंद्र सरकार ने 5 अगस्त से जिम खोलने की अनुमति दे दी है। इससे जिम संचालकों को काफी राहत मिली है। इसके चलते जिम में काम करने वाले ट्रेनर्स सहित अन्य कर्मचारी दोबारा नौकरी पर लौट सकेंगे। लॉकडाउन के कारण कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जिम संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ऐसे में जिम संचालकों के साथ साथ जिम से जुड़े कर्मचारियों के लिए भी आर्थिक संकट की स्थिति पैदा हो गई थी। स्थानीय जिम संचालकों ने बताया कि ऐसे कई लोग हैं जिनकी आजीविका का जरिया केवल जिम संचालन ही था। जिम बंद होने के कारण उनको आर्थिक बदहालियों
का सामना करना पड़ रहा था। केंद्र सरकार की ओर से दी गई छूट से जिम संचालकों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि 5 अगस्त से जिम खुलने के साथ ही संक्रमण से बचाव के लिए जारी की गई गाइडलाइंस का पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा। साथ ही एक बैच में केवल 10 लोगों को ही शारीरिक व्यायाम करने की अनुमति दी जाएगी। जाहिर तौर पर केंद्र सरकार के इस निर्णय के बाद जिम संचालकों में उत्साह का माहौल है। ये जो 5 अगस्त से जिम खुल रहे हैं उनके लिए मैं भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने जिम संचालकों के बारे में सोचा, उनके जो ट्रेनर उनके बारे में सोचा। ये बहुत खुशी की बात है कि जिम ओपन होने जा रहे हैं। इससे पहले हम बहुत ही समस्याओं से गुजर रहे थे, जैसे कि किराए की समस्या। हर किसी के पास अपना बिल्डिंग नहीं है तो उनके लिए किराया भरना बहुत मुश्किल हो रहा था। कुछ अच्छे व्यक्ति भी हैं जो किराया नहीं मांग रहे थे, परंतु कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने जिम भी खाली करवा ली। तो इससे बहुत ही दिक्कत आ रही थी सभी जिम संचालकों को। अब एक एक जिम में 4-4 कर्मचारी हैं, उनके घर का पालन पोषण एक सिर्फ जिम के ऊपर से ही चल रहा था, जो अब बहुत ही मुश्किल हो गया उनके लिए। वो बेचारे कुछ ना कुछ इधर उधर से मेहनत करके कमा के अपना घर चला रहे हैं, पर उनको फिर भी बहुत मुश्किल हो रही है। तो मैं सरकार का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे लिए सोचा इतना। जैसे कि सरकार ने हमें बताया कि जिम खोलने का अनुमति दी है, तो हम भी पूरा ध्यान रखेंगे कि दूरी बनाए रखे हर मेंबर, और पूरा सैनिटाइज करके रखा हुआ है जिम को। मास्क वगैरह का, ग्लोव्स का पूरा प्रयोग हो रहा है। टॉवल्स वगैरह अपना साथ में लेके आ रहे हैं, पानी की बोतल अपने खुद साथ में लेके आएंगे। पूरा ध्यान रखा जाएगा, किसी तरह की कोई परेशानी ना आए किसी को। और कम से कम भीड़ रहे, 10 या 12 आदमी एक समय में एक्सरसाइज करा करेंगे। अनलॉक 3 के अंतर्गत लिया गया जिम खोलने का ये प्रयास बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि जिम बहुत समय से बंद पड़े थे और इससे जुड़े हुए लोगों के लिए अपनी आजीविका चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। जिम सेटअप करने के लिए जिन ओनर्स ने बैंकों और दूसरी प्राइवेट फाइनेंस कंपनियों से एक बड़ी संख्या में जो लोन लिए गए थे, उनकी किस्तों का भुगतान करना ही उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। दूसरे जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, जिनकी आजीविका केवल जिम से ही चल रही थी, उनके लिए अपना घर चलाना भी बड़ा मुश्किल हो गया था। इसलिए सरकार द्वारा ये लिया गया प्रयास इस रूप में भी सराहनीय है कि इससे इम्यून सिस्टम भी बूस्टअप होता है और जो युवा होते हैं उनके लिए भी अपने आप को बिजी रखना बड़ा आसान हो जाता है। इसलिए मैं सरकार को इस बात के लिए बधाई और उनकी प्रशंसा करना चाहता हूं कि उन्होंने एक अच्छा निर्णय लिया है। अब मैं जिम संचालकों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो जिम खोलने की अनुमति सरकार ने दी है, उन्हीं शर्तों और उन स्वास्थ्य संबंधी सभी आवश्यक नियमों की पालना करते ही जिम को सैनिटाइज करें। और इसके अंदर जाने वाले जो जिम गोअर्स हैं, उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि वो भी उन सभी स्वास्थ्य संबंधी शर्तों का पालन करें जिनसे उनका स्वास्थ्य अच्छा हो। टाउन स्थित पंचायत समिति सभागार में गुरुवार को समग्र शिक्षा अभियान को लेकर बीसीसी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में नए सत्र की कार्य योजना को लेकर प्रधानाचार्यों से सुझाव मांगे गए। समग्र शिक्षा अभियान को लेकर ब्लॉक कोर कमेटी की बैठक गुरुवार को टाउन स्थित पंचायत समिति सभागार में आयोजित की गई। बैठक में ब्लॉक के समस्त राजकीय विद्यालयों के प्रधानाचार्यों ने भाग लिया। बैठक में मुख्यतः प्रवेश उत्सव की तैयारी, पाठ्य पुस्तकों के वितरण सहित अनामांकित बालक बालिकाओं की सूची का विवरण संस्था प्रधानों से लिया गया। एसीबीओ रोहितास कड़वासरा ने बताया कि बैठक में गत वर्ष के परीक्षा परिणामों की समीक्षा की गई। इसके अलावा नए सत्र की कार्य योजना को लेकर प्रधानाचार्यों से सुझाव मांगे गए। साथ ही नए सत्र में नामांकन बढ़ाने व शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने पर जोर दिया गया। उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार चलाए जा रहे स्माइल प्रोजेक्ट व विद्यालयों में आयोजित होने वाली गतिविधियों का विवरण की प्रधानाचार्यों से लेकर उनके क्रियान्वयन के लिए निर्देशित किया गया है। बैठक में सीबीओ सुखविंदर सिंह, महेंद्र पाल सहित अन्य ब्लॉक स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। 18 तक के बच्चे जो हैं, मतलब हमने हमारा जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का है वो क्या है, वो 14 वर्ष तक रहते हैं। 0 से 14 वर्ष, 14 से ऊपर 18 वर्ष तक के बच्चे हैं, वो 9 से 12 के अंदर जो कोई ड्रॉप आउट हुआ है या कोई हमारा ये प्रयास रहता है कि हम इस कक्षा के अंदर क्या है वो प्रवेश
दे। तो आप उनको उन बच्चों को एक बिंदु बनाइए कि ये इतने बच्चे आइडेंटिफाई करिए और उसके लिए कैसे कोर्स हैं, छोटे छोटे कोर्स हैं, वो आपके विद्यालय में कर सकते हैं। अगर पर्याप्त संख्या हो, अगर पर्याप्त संख्या नहीं हो तो उनको हम किसी नजदीक जैसे 2 पंचायतों का 3 पंचायतों का बुला करके अल्टरनेटिव स्कूलिंग की जो धारणा है, अल्टरनेटिव कि उन बच्चों को एक जैसे वो 15 साल का है तो एक मजदूर से उनका कहाँ तक ज्ञान आ सकता है, इसके लिए दूसरे के बच्चों को आप आइडेंटिफाई करिए, वो आप लोग जो बच्चे हैं उनकी ट्रेनिंग है। आज हनुमानगढ़ में BCC ब्लॉक स्तरीय जो हमारी कोर कमेटी होती है उसमें सभी प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक राज्य के विद्यालयों के हैं, उनको बुलाया गया है। इसमें जो गत वर्ष का हमारा रिजल्ट रहा है उस रिजल्ट की समीक्षा और जो उनका अच्छा है उनको धन्यवाद दिया है, और नई जो साल है उसके लिए हमने अपनी कार्य योजना जो है वो प्रस्तुत की है, और कुछ प्रिंसिपल साहिबान हैं उन्होंने भी अपना जो अच्छा काम जिनका है उन मंच पे बुला करके उनसे आगे कार्य योजना ली गई है। इससे नामांकन को बढ़ाना है, और जो परीक्षा में रिजल्ट हमारा 100% रह रहा है उसकी गुणात्मकता जो है उसको और बढ़ाने के लिए हम आगामी वर्ष में जो जिले में नहीं राजस्थान में जो प्रथम आने की जो हमारी मंशा है उसके लिए ये आज बैठक आयोजित की जा रही है। विद्युत विभाग के प्राइवेट कर्मचारी अपनी जान की परवाह किए बगैर बिना किसी सुरक्षा उपकरणों के काम कर रहे हैं। सुरक्षा उपकरण होने के बावजूद ये कर्मचारी अपनी जान को खतरे में डालकर बिजली के खंभों पर चढ़कर काम करते देखे जा सकते हैं। टाउन स्थित धान मंडी में विद्युत पोल्स पर काम कर रहे कर्मचारी किसी बड़े हादसे को दावत दे रहे हैं। विद्युत लाइंस को जोड़ने का काम कर रहे कर्मचारी बिना किसी सुरक्षा उपकरण के विद्युत पोल पर चढ़ गए। करीब 20 फुट की ऊंचाई पर काम कर रहे कर्मचारियों के पास न तो कोई रस्सी थी न ही हाथों में दस्ताने। ऐसे में यदि कोई बड़ा हादसा दरपेश आता है तो उसकी जिम्मेदारी उठाने वाला भी कोई नहीं है। उल्लेखनीय है कि धान मंडी में नगर परिषद द्वारा सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के लिए खुदाई का काम किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ विद्युत आपूर्ति बाधित न हो इसके लिए पोल पर तारे जोड़ने और ट्रांसफार्मर लगाने के लिए कर्मचारी गुरुवार सुबह 10 बजे से काम कर रहे थे। विद्युत आपूर्ति को बंद कर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद कर्मचारी लापरवाही बरतते हुए बिना किसी रस्सी की मदद के और बिना किसी सुरक्षा उपकरण के विद्युत पोल पर चढ़ गए। इस संदर्भ में जब सुपरवाइजर और ठेका फर्म से बात की गई तो उन्होंने औपचारिकता करते हुए बताया कि कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाए गए हैं। समय समय पर एक सुपरवाइजर कर्मचारियों का निरीक्षण करता है, लेकिन गुरुवार को कर्मचारी निरीक्षण करने नहीं पहुंच सका। ऐसे में कर्मचारी बिना सुरक्षा उपकरणों के विद्युत तारों को जोड़ने का काम करने लगे। ठेका फर्म के नुमाइंदों का कहना है कि इस संदर्भ में सूचना मिलने के बाद कर्मचारियों को पाबंद कर दिया गया है। उन्हें सुरक्षा उपकरणों के इस्तेमाल के लिए निर्देशित भी किया गया है। यदि फिर भी नियमों की पालना नहीं की गई तो इसकी जांच की जाएगी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि यदि कोई कर्मचारी ऊंचाई पर काम करते हुए चोटिल हो जाता है तो उसका दायित्व किसका है। हमारे द्वारा लेबर को ग्लोव्स और सेफ्टी मटेरियल पूरा उपलब्ध करवाया जाता है, ठीक है, और वो अक्सर इसको लगाकर ही काम करते हैं। जैसा कि आपने बताया कि जब आप वहाँ पर गए तो उन्होंने उसको नहीं पहन रखा था, तो इसकी पूरी हम उनसे बातचीत करके और उनको आगे भविष्य में इसके लिए पाबंद करेंगे कि वो हमेशा सेफ्टी इक्विपमेंट के साथ ही काम करें और जिसमें सबका फायदा। हमारा जो भी साधन है उसके अंदर डबल हार्नेस जो ISI मार्क की बेल्ट हैं उसके अंदर उनको दी होती हैं, और जिसका वो अक्सर जब भी हम जाते हैं तो इस्तेमाल करते ही हैं। अगर आज उन्होंने नहीं किया तो उसकी जांच की जाएगी। जब भी हमने देखा है, ठीक है, तो उसका उपयोग किया जाता है। उसके ऊपर हमारा एक सुपरवाइजर भी रहता है जो इन चीज़ों की जांच करता है। अभी पिछले 2-3 दिन से हमारा सुपरवाइजर अभी छुट्टी पर है, तो अभी हम उनको बुला के उनसे बात करेंगे कि उसका उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है। जिला अस्पताल के सामने बदहाल यातायात व्यवस्था के कारण स्थानीय दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदारों ने ट्रैफिक पुलिस से यातायात व्यवस्था सुधारने की मांग की है। टाउन स्थित जिला अस्पताल के सामने बदहाल पार्किंग व्यवस्था में सुधार के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि इमरजेंसी रास्ता होने के बावजूद लोग यहां बेतरतीब वाहन पार्क कर देते हैं। ऐसे में यातायात व्यवस्थाएं बुरी तरह से प्रभावित होती हैं। कई बार प्रशासन और यातायात पुलिस को इस संदर्भ में बताया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद अव्यवस्थाएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। दुकानदारों ने बताया कि जिला अस्पताल होने के कारण यहाँ रोजाना सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं। अस्पताल के अंदर पार्किंग शुल्क से बचने के लिए लोग दुपहिया वाहन अस्पताल के बाहर यहाँ वहाँ पार्क कर देते हैं।
हैं। इसके कारण कई बार दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। चौपहिया वाहनों की पार्किंग के लिए अक्सर लोग एक दूसरे से झगड़ा करने को उतारू हो जाते हैं। इससे स्थानीय दुकानदारों और अस्पताल में इलाज के लिए आए लोगों और परिजनों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल के इमरजेंसी रास्ते पर वाहनों का जमावड़ा लगा रहता है। ऐसे में अस्पताल में एम्बुलेंस लाने और ले जाने के लिए चालकों को भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय दुकानदारों ने इस संदर्भ में प्रशासन व ट्रैफिक पुलिस से इस ओर ध्यान देते हुए यातायात व्यवस्थाओं को सुचारू करने व पार्किंग की स्थायी व्यवस्था करवाने की मांग की है। सरकारी हॉस्पिटल के सामने फ्री पार्किंग नहीं होने की वजह से साधन बड़े बेतरतीब तरीके से खड़े रहते हैं। लोगों के आने जाने में बड़ी तकलीफ होती है। आए दिन कोई ना कोई छोटे मोटे एक्सीडेंट भी यहाँ होते रहते हैं। इसलिए मेरी प्रशासन से ये विद्युत पोल भी मेरी मांग है कि यदि विद्युत पोल भी साइड में हो जाए तो एक्सीडेंट कम होने की संभावना रहेगी यहाँ। और फ्री ऑफ कॉस्ट पार्किंग जरूर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ क्राउड बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए एम्बुलेंस को निकलने में भी दिक्कत होती है। साइड में रेडी वगैरह भी होती है और जब पार्किंग की व्यवस्था प्रॉपर नहीं होती तो साधन भी बेतरतीब तरीके से खड़े रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। दोनों ही पार्क ज़्यादा होते हैं। दोपहिया वाहनों की ज़्यादा संख्या है, बाकी 4 व्हीलर और दोपहिया दोनों ही साधन होते हैं। जिले का सबसे बड़ा हॉस्पिटल होने के कारण यहाँ सबसे ज़्यादा क्राउड रहता है इस रोड पर। यहाँ पर हमारे ट्रैफिक की बहुत ही अव्यवस्था है। कोई भी आता है अपने वाहन बेतरतीब तरीके से खड़ा कर देता है और ये सड़क रुकी रहती है सारा दिन, जिससे एम्बुलेंस को आने जाने में बहुत दिक्कत रहती है और कोई भी इमरजेंसी हो तो उसको बड़ी परेशानी आती है। हमने प्रशासन को कई बार इसके बारे में अवगत कराया है, बट 1-2 बार प्रशासन ने कार्रवाई की भी है, बट फिर भी वह सेम हालात ही रहती है यहाँ पर। यहाँ सुबह जब से हॉस्पिटल खुलता है 8 बजे से लेके और 2 बजे तक यही सिनेरियो रहता है कि किसी को बोले हम तो पार्किंग के लिए तो वो हमारे से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। क्या इसका कोई समाधान किया जाए? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पार्किंग है, वहाँ भी उचित व्यवस्था नहीं है। पैसों से डरते लोग यहाँ खड़ा करते हैं, तो इसके लिए कोई प्रशासन को कोई बंदा नियुक्त करना चाहिए, व्यवस्था बनी रहे। यहाँ पर कोई बंदा रहता भी है, वो भी फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं अपने सभी। हाँ, विद्युत पोल्स अगर व्यवस्थित हो जाए तो ये सड़क चलने लग जाए, वन वे हो जाए ये रास्ता, तो अपने आप समस्या खत्म हो जाएगी, वाहन नहीं खड़े रहेंगे यहाँ पे। तो मेरी दरख्वास्त है आपसे कि इस समस्या की ओर ध्यान दिया जाए। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।